दोस्तों, कहते हैं ना, जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, दिमाग और अनुशासन से जीती जाती है। और ये सच अब सऊदी अरब के सामने ऐसी सच्चाई बनकर खड़ा है जिसने उनकी पूरी सैन्य नीति की पोल खोल दी है। सोचिए, दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक सऊदी अरब, जहां फाइटर जेट्स अमेरिका से आते हैं, मिसाइलें ब्रिटेन से आती हैं और ट्रेनिंग पाकिस्तान की एक्सपोर्टेड फौज देती है। लेकिन जब असली इम्तिहान आया यमन के युद्ध मैदान में, तो यह पूरा महंगी टेक्नोलॉजी वाला साम्राज्य धड़ाम होकर गिर पड़ा। न महंगे बम काम आए, न हाईटेक लड़ाकू विमानों की गूंज और न ही विदेशी ट्रेनिंग। सऊदी अरब ने 9 से 10 साल तक ऐसा एयर कैंपेन चलाया जो दुनिया के इतिहास में सबसे लंबा माना जा रहा है, लेकिन जमीन पर जीत शून्य। अब दिलचस्प बात सुनो, इसी युद्ध में एक दूसरा खिलाड़ी भी था। छोटा देश, छोटी सेना, कम दिखावा, लेकिन रणनीति घातक। ये देश था संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। और हैरानी की बात यह है कि दुनिया जिस गुप्त सफलता की वजह खोज रही थी, उसका एक बड़ा हिस्सा भारत की सैन्य समझ और भारतीय स्टाइल वॉरफेयर से आता है। यमन का गृह युद्ध बहुत जटिल था। सऊदी और यूएई दोनों शुरू में एक ही मोर्चे पर लड़ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई गहरी गई, रास्ते अलग हो गए। यूएई दक्षिणी यमन के अलगाववादी धड़े के साथ खड़ा हुआ और धीरे धीरे वह मैदान में सऊदी अरब का सीधा प्रतिद्वंदी बन गया। अब फर्क देखिए, एक तरफ सऊदी अरब, दुनिया का महंगा हथियारों का शोरूम, दूसरी तरफ यूएई, छोटे ऑपरेशन, बेहद सटीक रणनीति और कम संसाधनों में मैक्सिमम इंपैक्ट। नतीजा, यूएई ने जमीन पर वो हासिल कर लिया जो सऊदी अरब अरबों डॉलर झोंक कर भी नहीं कर पाया। और यहाँ कहानी भारत से जुड़ती है। यूएई ने जिस तरह स्पेशल ऑपरेशन चलाए, जिस तरह अपनी ग्राउंड फोर्सेस को शेप किया और जिस तरीके से गेरिला स्टाइल वॉरफेयर अपनाया, उसके पीछे भारतीय सैन्य सलाहकारों और भारत के साथ की गई संयुक्त ट्रेनिंग का बड़ा योगदान बताया जाता है। मतलब साफ है, हथियार महंगे हों तो शेख ही बनती है, लेकिन युद्ध जीतता वो है जिसके पास दिमाग, अनुशासन और रणनीति हो। और ये तीनों भारत की पहचान है। वहीं दूसरी तरफ यूएई ने ऐसा खेल दिखाया जिसमें सऊदी अरब पीछे छूट गया। सोचने वाली बात है, कम सेना, कम बजट, कम संसाधन, फिर भी जमीन पर जीत किसकी हुई? यूएई की। तो आखिर राजन क्या है? यूएई ने किया क्या जो सऊदी अरब नहीं कर पाया? जवाब है ट्रेनिंग पार्टनर का चुनाव। सऊदी अरब ने आंख मूंदकर वही पुराना रास्ता अपनाया, अमेरिका की ट्रेनिंग, ब्रिटेन की सलाह और पाकिस्तान की एक्सपोर्टेड फौजी रणनीति। वही रटा रटाया मॉडल, वही पुरानी सोच। लेकिन यूएई ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उसकी किस्मत ही बदल दी। उसने अपनी सेना की रीढ़ मजबूत करने के लिए भारतीय सेना के वॉर मॉड्यूल, भारतीय बैटल डॉक्ट्रिन और भारतीय कमांड ट्रेनिंग को चुना। बहुत कम लोगों को पता है कि आज भारत सिर्फ यूएई ही नहीं, बल्कि सिंगापुर, वियतनाम, ओमान, मॉरिशस, मालदीव जैसे कई देशों की सेनाओं को ट्रेनिंग देता है। यूएई ने इसी क्षमता का फायदा उठाया, कम बजट में फोकस्ड ट्रेनिंग के साथ सटीक ग्राउंड ऑपरेशन चलाए और यही वजह है कि वह सऊदी की तुलना में कई गुना ज्यादा सफल रहा। और अब यह बात सऊदी की आंतरिक सैन्य रिपोर्टों में भी दर्ज हो चुकी है कि भारत की ग्राउंड वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉर स्ट्रेटजी, हाई अल्टीट्यूड कॉम्बैट और क्लोज क्वेयर बैटल क्षमता खाड़ी देशों की सेनाओं से कई स्तर आगे है। सऊदी अब पहली बार मान रहा है कि अगर उसे जमीनी जंग में जीत का स्वाद चखना है तो उसे पाकिस्तान वाला पुराना मॉडल छोड़कर भारत की शैली, भारतीय ट्रेनिंग और भारतीय युद्ध नीति अपनानी पड़ेगी। दुनिया मान रही है युद्ध नीति की असली यूनिवर्सिटी भारत है। और अब बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की तरफ, जहां कहानी पूरी तरह बदल जाती है। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दोस्तों, बात करते हैं तुर्की, इजराइल और भारत की तिकड़ी पर। तुर्की का हाल एक ऐसी नाव जैसा है जिसके तले में छेद है, पर कप्तान समुद्र जीतने के सपने देख रहा है। हथियार ठीक है, सेना ठीक है, डिप्लोमेसी लड़खड़ाती हुई, लेकिन जेब लगभग खाली। दुनिया में ताकत बंदूक नहीं देती, इकोनॉमिक पावर देती है। और ये बात चाइना ने सालों पहले साबित कर दी थी। पहले पेट भर लो, फिर दुनिया को घुटने पर लाओ। लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन किसी और ही दुनिया की हवा में उड़ रहे हैं। एक तरफ आर्थिक संकट, दूसरी तरफ दुनिया को ललकारने के सपने। और मजे की बात, तुर्की सिर्फ खुद नहीं डुबा रहा, बल्कि उन देशों से भी भिड़ रहा है जिनसे उसकी टक्कर लेना उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं। सबसे आगे भारत और इजराइल। अब असली खेल यहीं से शुरू होता है। 2 देश, भारत और इजराइल, जिन्हें दुनिया तकनीक और इंटेलिजेंस का जुगलबंदी मास्टर मानती है। उनके प्लान इतने खामोशी से चलते हैं कि बड़े बड़े देशों के थिंक टैंक तक रात को करवटें बदलते रहते हैं। और मजेदार बात,
भारत के विरोधी आज भी समझ नहीं पा रहे कि ये दोनों आखिर किस फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं जिसकी हर चाल सीधे उनके गले पर उतर रही है। इजराइल ने हाल ही में भारत को एक ऐसी चीज की पहली खेप भेजी है जिसके नाम भर से ही कई देशों का प्रेशर हाई हो गया। पूरे 4000 अत्याधुनिक लाइट मशीन गन। ये कोई छोटा ऑर्डर नहीं, ये आने वाले समय का संकेत है कि भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं, खेल का नियम बदलने वाला खिलाड़ी है। ये डील सिर्फ माल खरीदने की कहानी नहीं है, ये 5 साल का बड़ा रणनीतिक कॉन्ट्रैक्ट है। और खास बात, इनका निर्माण भारत में ही होगा, मतलब हथियार भी मिलेंगे, रोजगार भी बढ़ेगा और मेक इन इंडिया की स्पीड भी टर्बो मोड में जाएगी। इसके साथ नेक्स्ट जनरेशन कार्बाइन पर भी काम शुरू हो चुका है। इसमें भारत की कंपनी और इजराइल की कंपनी मिलकर प्रोडक्शन लाइन खड़ी करने वाली है। अंदर की खबर यह है कि इजराइल की IMI और भारत का अडानी समूह मिलकर एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिससे बॉर्डर सिक्योरिटी का पूरा लेवल ही बदल जाएगा। भारत धीरे धीरे उस मोड में जा रहा है जहां वह कह सके, हथियार चाहे दुनिया बनाए लेकिन हमें चाहिए तो हम खुद बना लेंगे। अब इजराइल की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसकी भरोसेमंद सप्लाई चेन। ना कोई अंतरराष्ट्रीय नखरे, ना रोक टोक। वह बोलता है कि देगा तो देता है। भारत के लिए यह चीज सोने पर सुहागा है। उधर तुर्की की हालत दूसरे ही पन्ने पर चल रही है। वह समझ ही नहीं पा रहा कि लड़ाई किस तरफ है और बाजी कौन पलट रहा है। इजराइल उसे एक अलग लेयर में घेर रहा है और भारत अपनी तैयारी बिल्कुल दूसरे मोर्चे पर कर रहा है। सवाल ये नहीं कि भारत और इजराइल साथ क्यों आ रहे हैं, सवाल ये है कि तुर्की किस दुनिया की प्लानिंग कर रहा है। पैसे कम, सपने बड़े और दिमाग कहीं और। जनता परेशान, अर्थव्यवस्था नीचे और उनका खुद का मीडिया रोज पूछ रहा है, ये गाड़ी आखिर चलेगी कैसे? टर्की टुडे के आर्टिकल में साफ लिखा है, इजराइल के ज्यादातर लोग तुर्की को कमजोर अर्थव्यवस्था और अधूरे लोकतंत्र वाला देश मानते हैं। ना पश्चिमी दुनिया के नियम अपनाता है, ना अपना सिस्टम सुधारता है, लेकिन एक चीज में माहिर है, दिखावे में बड़ा देश बनने का शौक। अब एक मजेदार मोड़ सुनिए। तुर्की की कहानी यहीं से दिलचस्प नहीं बल्कि थोड़ी फिसलन भरी हो जाती है। तुर्की, जो खुद को नाटो का तगड़ा खिलाड़ी बताता है, वही अक्सर उसी नाटो की टांग खींचने में लगा रहता है। सोचिए, जैसे किसी के ही घर में रहो और वहीं बैठकर उसी घर वाले के खिलाफ प्लान बनाओ, फिर भी नाटो उसे बाहर नहीं करता। क्यों? क्योंकि यह लड़ाई बंदूकों से नहीं, कूटनीति की बारीक सुई से लड़ी जा रही है। इधर तुर्की और उधर इजराइल, इन दोनों के बीच की तकरार अब मोहल्ले वाली लड़ाई नहीं रही। यह इंटरनेशनल लेवल का टकराव है जिसकी गूंज हर राजनयिक गलियारे में सुनाई दे रही है। गाजा, वो नाम जिसे दुनिया कभी भूल ही नहीं सकती। यहीं बना था वो बड़ा शांति समझौता। इजिप्ट में मंच लगा, कैमरे चमके, नेता लाइन में। डोनाल्ड ट्रंप आए, पाकिस्तान के PM भी पहुंचे और दुनिया ने सोचा कि शायद अब गाजा में शांति की बयार चलेगी। लेकिन उसी समझौते पर अब एक काला साया मंडरा रहा है और वह साया वही है जिसके बारे में हम इस समय बात कर रहे हैं। तुर्की यह शिकायत बार बार दोहरा रहा है। इजराइल सीज फायर तोड़ रहा है और जोड़ता है। अगर कोई रोक सकता है तो अमेरिका यानी तुर्की खुद आगे जाकर कुछ करेगा नहीं। बस वही जैसा बच्चा जो लड़ाई खुद शुरू कर दे और फिर मास्टर से जाकर रोए। लेकिन तमाशा यहीं खत्म नहीं होता। तुर्की ने अब एक नई मांग रख दी है, वो मांग जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में भूचाल ला दिया है। तुर्की कहता है कि इंडोनेशिया, अजरबैजान और वे खुद, ये तीनों ISF नाम की इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। एक ऐसी फोर्स जो गाजा के दरवाजे पर खड़ी रहेगी और तय करेगी कि शांति कब और कैसे कायम होगी। तुर्की का असली प्लान साफ है। अगर वह इस फोर्स में घुस गया तो गाजा में उसकी मौजूदगी स्थायी हो जाएगी और फिर खेल उसके हाथ में होगा। लेकिन इजराइल ने इस बार सीधा डंडा रख दिया, मेरे आंगन में तुम्हारी एंट्री नहीं होने दूंगा। हर बार इजराइल इस मांग पर वीटो लगा देता है। तुर्की चिढ़ा हुआ है और धमकी देता है कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो शांति समझौता टिक नहीं पाएगा। पर बड़ा सवाल ये नहीं है कि तुर्की शामिल क्यों होना चाहता है, सवाल यह है कि तुर्की गाजा के लिए इतना बेचैन क्यों है। इसका जवाब एर्दोगान की राजनीति में छिपा है। उसका इतिहास बताता है कि जहां वो एक बार कदम रख देता है वहां से निकलना उतना ही मुश्किल होता है जितना गीले बालों से कंघी निकालना। सीरिया इसका जिंदा उदाहरण है। पहले दोस्ती के बहाने गया, फिर संकट के नाम पर सेना भेज दी और आखिर में सरकार को ही पलटकर अपनी पसंद की सत्ता बैठा दी। देश की अपनी अर्थव्यवस्था संभल नहीं रही, लेकिन दूसरों की जमीन पर राज करने के सपने वहीं बोता फिरता है। और यही कारण है कि इजराइल गाजा में तुर्की की मौजूदगी को खुला खतरा मानता है। उसका डर साफ है, अगर तुर्की यहां घुस गया तो गाजा शांति क्षेत्र नहीं, तुर्की की नई पावर लैब बन जाएगा। उधर अमेरिका कोशिश कर रहा है कि मामला बातचीत से सुलझे। डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि सीरिया और इजराइल के रिश्ते सुधरने चाहिए और ट्रंप यह भी मानते हैं कि तुर्की ने सीरिया में चतुर्दांव खेलकर खुद को बड़ा खिलाड़ी बना लिया है। यानी इजराइल को सिर्फ तुर्की की एंट्री रोकनी नहीं है,
उसे उसके चारों तरफ घेरा भी कसना पड़ रहा है। और यहीं से कहानी अचानक नए मोड़ पर जा पहुंचती है। जो खबर अभी आपकी स्क्रीन पर है वह सिर्फ हथियारों की खरीद फरोख्त नहीं है, ये उस शतरंज की अगली चाल है जिसका बोर्ड भूमध्य सागर से लेकर हिंद महासागर तक फैला हुआ है। ग्रीस, वह देश जो तुर्की के पड़ोस में खड़ा है लेकिन दुश्मनी दिल में लेकर चलता है, ने अचानक इजराइल से $758 मिलियन के रॉकेट सिस्टम खरीदकर मानो तुर्की के सिर के ऊपर एक नया बादल टांग दिया है। तुर्की का गुस्सा इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि ग्रीस हथियार खरीद रहा है, गुस्सा इसलिए बढ़ा क्योंकि इजराइल वह हाथ है जिसे तुर्की गाजा में रोकना चाहता है, और वही हाथ अब उसके पड़ोसियों को हथियार पकड़ाकर उसकी ओर घुमा रहा है। तुर्की की मीडिया तड़पते हुए कह रही है, ये सिर्फ ग्रीस नहीं, साइप्रस को भी इजरायली हथियार मिल रहे हैं। तुर्की को 3 दिशाओं से घेरा जा रहा है। लेकिन असल कहानी यहाँ से मोड़ लेती है। इजराइल की असली चाल मध्य पूर्व में नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर भारत की दिशा में आगे बढ़ती हुई दिखती है। इजराइल ने हाल ही में भारत को कुछ ऐसा भेजा है जिसे तुर्की सिर्फ डिफेंस सामान कहकर समझने की गलती कर रहा है। वास्तविकता यह है कि वह पैकेज इस पूरी जियोपॉलिटिकल पटकथा की नई स्याही है, और अब यह स्याही सीधे तुर्की के घमंड पर लिखी जाएगी। क्या यह तुर्की की रणनीति को तोड़ने की शुरुआत है, या भारत का वह गेम चेंजर जिससे दक्षिण एशिया में तुर्की की हर चाल बेअसर हो जाएगी? दोस्तों, आपकी नजर में यह फैसला कितनी दूर तक असर करेगा, कमेंट में बताइए। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।